हेलो स्टूडेंट्स। हमने कल जावा में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे स्टार्टिंग के। काफ़ी बेसिक बातें की थी जो कि एक प्रोग्रामर को जाननी चाहिए हैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले, जिसमें कि हमने ये पढ़ा कि जावा के रिगार्डिंग चीज़ें जो हैं वो आपके क्या कंसेप्ट हैं, क्यों हम जावा करते हैं, जावा किसने बनाई है और उसके रिगार्डिंग कैसे चीज़ें और फाइल्स एग्जीक्यूशन में आती हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल अच्छे से देखी थी। तो अगर कल को मैं समराइज़ करने की कोशिश करूं तो समराइजेशन के व्यू में अगर इसको देखेंगे तो हम इस तरीके से मान सकते हैं कि हमारे पास में ये एक ब्लॉक है जो कि हम सोर्स फाइल जिसको बोलेंगे, जिसमें हमने कुछ कोडिंग की होगी। और जो ये सोर्स फाइल है, इस सोर्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जावा एक्सटेंशन से ये होगी। और हमारे केस में ये क्या होगा, पहले हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और तब जाकर के इस पर काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको कन्फ्यूजन हटाने के लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये डॉट जावा फाइल आपके पास होगी। उसके बाद में ये, इसके बाद में यहाँ आपका एक कंपाइलर काम करेगा और वो कंपाइलर इसको जावा के केस में अगर मैं बात करूं तो बाइट कोड में चेंज कर देगा। ठीक है, इस बाइट कोड को आप क्लास फाइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट क्लास। ठीक है, और उसके बाद में आपने जो कोड लिखा है उसका आउटपुट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए हाई लेवल लैंग्वेज में यहाँ कोड लिखा है। हाई लेवल लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है वो लैंग्वेजेस जो हम डेली यूज़ में काम में लेते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने कुछ कोड लिखा, वो हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, उसमें आपने कुछ कोडिंग लिखी, ये हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो जहाँ कोडिंग 0 और 1 में होती है या मशीन लैंग्वेज में होती है, वो आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो जावा के केस में आपने मान लीजिए यहाँ कुछ कोडिंग की है और उस कोडिंग के अंदर आपने यहाँ पर प्रिंट करवाया है हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ल्ड जो है वो पहले यहाँ कंपाइलर ने चेंज किया और उसको कुछ भी मतलब आप उसको ढंग से पढ़ नहीं सकते हैं और कुछ भी उसको सीक्वेंस में चेंज करके एक क्लास फाइल बनाई है जो ह्यूमन आइज से आप पढ़ सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा रीडेबल फॉर्म में नहीं होती है। आपको अभी करके बताएंगे। और उसके बाद में ये जब बाद में आप इसको फाइनली आउटपुट लेंगे तो ये आपको एज इट इज़ आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप सोच सकते हैं कि सर एक प्रोग्राम लिखा हेलो वर्ल्ड और वही आउटपुट मिल गया, तो ऑब्वियस बात है यही मिलना है। आप इसके बाद में इसमें बड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे, कैलकुलेशंस करना चाहेंगे, कुछ मैथमेटिकल प्रोग्राम्स बनाएंगे, कुछ एक टारगेट अचीव करना चाहेंगे, तो ऑब्वियस बात है सेम चीज़ नहीं आएगी, कुछ ना कुछ बदल के ही आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिक कंसेप्ट जो है जावा का वो आपसे ये बात करता है। ठीक है, तो अब जब इसको हम कंपाइल और रन करेंगे वो होगा कैसे आखिर में, वो हमने कल थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। अब इसके रिगार्डिंग आप कैसे अपना एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे कंप्यूटर के ऊपर, कैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसके बारे में आज बात करेंगे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट 3 टर्म्स के बारे में हम बात करना चाहेंगे, जो टर्म्स आपको नेट पर फ्रिक्वेंटली दिखेंगी जब आप डाउनलोडिंग पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें अगर देखें तो कोई अगर ये पूछना चाहे कि ये जो फाइल बन रही है आखिर सर डॉट जावा तो एक एक्सटेंशन हुआ, तो क्या मैं वर्ड की फाइल को डॉट जावा से सेव करूं या नोटपैड की फाइल को डॉट जावा से सेव करूं, आखिर मैं काम किस में करूंगा? तो उस केस में आप नोटपैड को यूज़ करेंगे। आपके सिस्टम के अंदर सब में नोटपैड होता है, अभी मैं आईडीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नोटपैड आप यूज़ करेंगे और नोटपैड में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने सेव करेंगे तो वो किस एक्सटेंशन में सेव होती है, डॉट टीएक्सटी में। लेकिन जब आप उसको सेव करते हैं उस टाइम अगर आप डॉट जावा एक्सटेंशन लिख देंगे तो वो फाइल फिर नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की जगह जावा फाइल कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब आप नोटपैड को खोलेंगे और उस नोटपैड को आप फाइल, मान लीजिए हम करके भी देखेंगे, हेलो प्रोग्राम हर प्रोग्राम में आप सबसे पहले करते हो, तो मान लीजिए मैं इसको सेव करूँगा
hello.java से, और इसमें कुछ कोड लिखेंगे हम, और उस कोड को फिर जब लिखेंगे तो .java एक्सटेंशन की फाइल बन जाएगी। जब उसको कंपाइल करेंगे तो ये .class फाइल बनेगी, और उसके बाद में जब इसको हम रन करेंगे तो आपका आउटपुट आपको निकल के आएगा। अब क्या कमांड होंगी, ठीक है, कैसे कंपाइल करेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है, अगर कंपाइलेशन की बात करें तो हम CMD लिखेंगे। अब बात ऐसे है कि आपने लिनक्स और शेल प्रोग्रामिंग अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करने के लिए आपको कुछ कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए। कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे काम आने वाली हैं, ठीक है, हम उसको प्रैक्टिकली भी अभी देखेंगे। तो इस केस में आप ये समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए आपने CMD लिख करके और नीचे टास्क बार में और एंटर किया तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, ठीक है, जो कि ब्लैक स्क्रीन आपको दिखती है जहाँ पर हम सारे फोल्डर्स में एक्सेस कर सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ खुलेगा, उसका एड्रेस क्या होगा, ठीक है, ये डिस्कशन का टॉपिक है। तो आप जिस फोल्डर में हैं अभी, अगर आप उस फोल्डर की जो ऊपर एड्रेस बार होती है उसको सेलेक्ट करके और वहाँ पर अगर आपने CMD टाइप करके सीधा एंटर किया तो ऑटोमेटिकली ये जो CMD है इसका जो एड्रेस है वो उस पर्टिकुलर विंडो के एड्रेस के बराबर हो जाता है और वहाँ पर आपकी फाइल आपको देखने को मिल जाती है। और इसकी कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे आप dir लिखेंगे तो आपको डायरेक्टरी मिल जाएगी देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कमांड्स होती हैं। आप फोल्डर्स में स्लैश के थ्रू आगे पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको, जिन बच्चों ने ये ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है, उसको ये कम से कम स्विचिंग होकर के आपको प्रोग्रामिंग करने का आइडिया हो जाए। अच्छा, हम नोटपैड से ही क्यों प्रोग्रामिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आइडिया अभी क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न है ताकि आपको पता चले कहाँ आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है, क्या बिन फोल्डर होता है, कहाँ कोड सेव होता है आपका, कैसे मैनुअली चीज़ें रन करती हैं। तो फिर उसके बाद आपको कभी प्रोग्रामिंग में डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने सबसे पहले IDE यूज़ कर लिया तो आप समझिए कि आपको स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिलेगा, कैसे जो जावा का प्रोग्राम जो है वो बेसिकली रन होता है। तो इस केस में आप कमांड प्रॉम्प्ट से हम इसको रन करेंगे और कंपाइल करेंगे। अब देखिए, कहानी ये है कि कंपाइल और रन है क्या, ठीक है। अब ये अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि जब भी आप C++ में, टर्बो C++ में, डेव C++ में या C में आपने वहाँ बटन्स हुआ करते थे, आप कंपाइल करते थे, रन करते थे, तो बहुत लोगों को आज भी नहीं पता है, वो डायरेक्टली रन भी कर दिया करते थे प्रोग्राम को। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जावा के केस में जब आप नोटपैड और आपके कमांड प्रॉम्प्ट से ये काम करते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, ठीक है। कैसे फ़र्क पड़ता है समझिए। ये आपके पास में एक फ़ाइल थी, इस फाइल को आपने कंपाइल किया, ठीक है, जावा फाइल है ये आपका सोर्स कोड भी बोल सकते हैं इसको। आपने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद में आपके पास में क्लास फाइल बन गई, ठीक है। अब आपने यहाँ पर x लिखा था तो x के रिगार्डिंग यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी एक सब्सिक्वेंट लेटर आ गया, मान लीजिए यहाँ आपने x लिखा और इसने इसको क्वेश्चन मार्क से डिनोट कर दिया, मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको कुछ भी आउटपुट मिलना था वो मिल गया और वो आउटपुट आपका मिला z, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपने नेक्स्ट टाइम, हमने जब ये बात की थी कि आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कौन दिलाता है, ये क्लास, जिसको आप बाइट कोड कहते हैं। अब क्या होगा, आपने किसी यूज़र को एक क्लास फाइल दे दी, भैया जाओ और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसको आराम से रन करवा लो। वो जाएगा और इसको रन करवा लेगा और उसको अपना आउटपुट मिल गया जो कि z मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ अकर होती है, जब आपने इस x को x1 कर दिया, ठीक है। अब आपने तो ये क्लास फाइल में कुछ चेंजेस अभी किए नहीं है, तो वो चेंजेस कब यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, जब आप x1 फाइल को कंपाइल करेंगे दोबारा। अगर आपने कंपाइल नहीं किया, दोबारा रन कर दिया, तो आप ये मान के चलिए कि जो ये ऑलरेडी आपके पास में पहले वैल्यूज थी वो एज इट इज रहेंगी और आपका आउटपुट z आ जाएगा।
एरर आपको शो नहीं होगी, या आपको ये भी शो नहीं होगा कि आपकी कंसर्न जावा फाइल के अंदर आपने कुछ चेंजेस कर दिए हैं तो आप यहाँ भी चेंजेस कीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो उस केस में आपके पास में ये एक तरीके से ओल्ड वर्जन ऑफ द कोड रहेगा जो आप बार बार रन करा देंगे, यहाँ आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर पाएंगे, ये चेंज सिर्फ होगा इसके थ्रू। तो जब आप इसको फिर दोबारा कंपाइल करेंगे इस क्लास कोड के अंदर, अब इसकी जगह मान लीजिए स्टार आ गया और अब ये आउटपुट जो है वो Z की जगह चेंज होकर के कुछ Q हो गया है। तो इस तरीके से आपका कंपाइल और रन काम करता है। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए। और जब बात करें कि आप कमांड प्रॉम्प्ट से इनको कंपाइल और रन कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो समझिए जब भी आप लिखेंगे, मान लीजिए मेरी फाइल का नाम है hello.java, ये मेरी फाइल का नाम है और मुझे इसको कंपाइल करना है और रन करना है। जब मुझे कंपाइल करना होगा तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लिखूंगा जावा सी, ठीक है, hello.java। ठीक है, ये मैं लिखूंगा, इससे मेरा ये जो पर्टिकुलर फाइल है ये आपकी कंपाइल हो जाएगी। तो अगर कंपाइलेशन के लिए बात करें तो आपका ये पर्टिकुलर कमांड काम में आएगी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो सी लिखा हुआ है इससे आप कंपाइल वर्ड याद रख सकते हैं कि जावा सी hello.java, मतलब आपकी फाइल को विद एक्सटेंशन आपको लिखना है और ये जो विद एक्सटेंशन आप लिखेंगे तभी ये प्रोग्राम जो है तभी ये जो कमांड है वो रन करेगी। ठीक है, तो जावा सी मीन्स कंपाइल। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो जावा सी hello.java लिखेंगे, कंपाइल हो जाएगा। अगर कोई एरर आपको थ्रो होती है या कोई इशू आपको थ्रो होता है तभी ये चीज़ आपको जो है वो कुछ एरर्स शो कर देगी नीचे, अदरवाइज ये वेरी नेक्स्ट लाइन में एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उस केस में आप क्या लिखेंगे रन करने के लिए, उसके बाद जावा और सिर्फ हेलो, आपको एक्सटेंशन यहाँ नहीं लिखना है। तो जब आप रन करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कमांड यूज होगी। सिर्फ ये दो ही चीजें याद रखनी है। कंपाइल के लिए क्या करना है, सी से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ भी सी आ रहा है, तो जावा सी hello.java कंपाइल हो गया। अगर कोई एरर आएगी तो वो आपको बहुत सारी लाइंस में 3-4 लाइंस जो भी जितनी भी आपके लाइंस में एरर है वो शो कर देगा। आप वापस आपके जावा फाइल में जाएंगे, यहाँ पर जाकर के आप उस पर्टिकुलर एरर को सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद दोबारा कंपाइल करेंगे। अगर कोई एरर आएगी तो फिर शो होगी, अगर एरर नहीं आ रही है तो ये सिंपली जो आपका कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और कोई आउटपुट आपको शो नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलेशन में आपको आउटपुट कभी शो नहीं होता है, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स चेक होते हैं। ठीक है, और जब आप रन करेंगे प्रोग्राम को तो आप लिखेंगे जावा और सिर्फ फाइल का नेम, यहाँ आपको सी नहीं लिखना है, ध्यान रहे, और यहाँ पर आपको एक्सटेंशन फाइल का नहीं लिखना है, सिर्फ आपको रन करना है। आपने ऑलरेडी कंपाइलर को बता दिया है कि मुझे कंपाइल मैंने फाइल कर ली है और उस फाइल का नाम .java है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली लिखेंगे जावा एंड हेलो और अब आपका आउटपुट जो है वो वेरी नेक्स्ट लाइन में आपको आउटपुट शो हो जाएगा, जो कि होगा मान लो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक सिस्टम रहेगा इस काम को करने का। ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करें, काफ़ी बच्चों का ये डाउट होता है कि सर हमने कुछ चीज़ें सुनी हैं जावा के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो हमने सुना है JVM, जिसके बारे में हमने बात कर ली है ऑलरेडी। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। फिर सर एक जो चीज़ निकल के आती है वो आती है JRE। ठीक है, और एक निकल के आती है JDK। ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपको नेट पे मिलेंगी।
कब मिलेंगी? जब आप जाकर के ब्राउज़र पर डालेंगे कि डाउनलोड जावा, तो वो आपको JRE की कुछ फाइल्स दिखाएगा, कुछ JDK फाइल्स दिखाएगा, JVM का नाम भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीनों चीज़ें क्या हैं। तो JVM के लिए हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने का जो काम है वो कौन करता है? JVM करता है। ठीक है, एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करवाएगा? JVM। कोई भी आपको जो प्रोग्रामिंग आपने जो क्लास फाइल्स लिखी हैं, जो आपकी कोड फाइल्स हैं, वो रन करवाने का मतलब जो एनवायरनमेंट है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? आपको JVM प्रोवाइड करवाएगा। और जब बात आएगी JRE की, ठीक है, तो JRE के केस में क्या होने वाला है? देखिए, JRE में क्या होगा? आपका JVM तो एज इट इज आएगा ही आएगा। तो आपने जो JVM लिखा हुआ है ये तो एज इट इज आपका आ गया, या इसको मैं इधर लिख दूं थोड़ा, JVM तो आपका आ ही गया है। और इसके साथ में ही कुछ लाइब्रेरीज भी ऐड हो जाती हैं, लाइब्रेरी फाइल्स भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आपको कहीं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट या JRE मिलता है तो वहाँ का मतलब क्या है कि ये तो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, यहाँ से आप जो कोड है उसे रन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एनवायरनमेंट देगा, इससे आप कोड रन कर देंगे। और फिर JDK क्या हुआ? जब आपका काम हो गया सारा, आपने कोड रन करवा दिया, एनवायरनमेंट आपको मिल ही गया। लाइब्रेरी फाइल्स में क्या होता है, हमने कल डिस्कशन किया ही था, जितने भी आपने हेडर फाइल्स लिखी हैं उसके अंदर जो आपने डिक्लेरेशन किया है पर्टिकुलर फंक्शंस का, उसकी डेफिनेशंस आपको लिब फाइल्स में मिल जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे JDK की। ठीक है, अब ये JDK क्या हुआ? ठीक है, तो JDK के केस में क्या होगा? अगर आपने ये JRE जो हमने पहले जावा रन टाइम एनवायरनमेंट लिखा है, इसको हम ले लें साथ में, और साथ में कुछ डेवलपमेंट टूल्स भी ले लें, डेवलपमेंट टूल्स भी हमने काम में ले लिए हैं। ठीक है, जब आपने इस तरीके से चीज़ें काम में ले ली हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका एनवायरनमेंट भी आ गया, कोड रन करने के लिए भी आ गया, और कुछ टूल्स भी हमको मिल गए जिनके थ्रू हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ हम कोड रन कर पा रहे हैं, यहाँ हमको एनवायरनमेंट मिल गया है, और जो थर्ड केस है उसमें आप क्या कर पा रहे हैं? डेवलपमेंट जो है टूल्स का, वो जो टूल्स है जो आपको डेवलप करने के लिए चाहिए, वो टूल्स भी आपको मिल गए हैं। तो आज के बाद कभी कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि JVM क्या है, JRE क्या है और JDK क्या है। अगर आपने JVM नहीं देखा है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इससे पहले वाला जो वीडियो है वो जाकर के देखिए, वहाँ हमने JVM को थॉरोली डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद में आपका JRE आ गया जो कि लाइब्रेरी फाइल्स को साथ में रखता है, और उसके बाद में JDK आ गया जहां आपका JRE और डेवलपमेंट टूल्स आपको मिल जाते हैं प्रोग्रामिंग करने के पर्पज से। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर आपका कंसेप्ट हुआ इस चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपसे हमने बात की कि आपको एक टेक्स्ट फाइल खोलनी है, नोटपैड खोलना है और उसको .java से सेव करना है। ठीक है, अब उसके अंदर जो आपने .java से फाइल लिखी, मान लीजिए उस फाइल का नाम आपने सेव किया hello.java के नाम से। ठीक है, ये आपकी एक तरीके से मैं नोटपैड की फाइल बना लेता हूँ पूरी, ये आपकी पूरी नोटपैड की फाइल हो गई है। अब इसके अंदर आपको हेलो प्रोग्राम जो है वो लिखना है, और लिखने से भी ज़्यादा चीज़ है कि आपको वो समझना है। ठीक है, तो अब उसके रिगार्डिंग आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको क्लास लिखनी है, और इसको मैं पब्लिक लिख देता हूँ अभी के लिए, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ पब्लिक क्लास। और इसके बाद में क्लास का नाम क्या होगा? hello.java आपने लिखा है, सॉरी। ठीक है, तो ये जो हेलो वर्ड है इसी को आप क्लास का नाम भी रखेंगे। अभी डिस्कशन करेंगे इस पर कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है,
ये आपके कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुए, ये आपके कर्ली ब्रेसेस ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक लाइन देखिए जिससे इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, और इसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ हम लिखेंगे जो हमको एज इट इज़ शो करना है टू द वर्ल्ड, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सिंपलेस्ट कोड है जो आपको समझना है, और इसके फॉर्मेट में आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये जावा बनाने वालों ने फिक्स रखा है। ठीक है, तो ये हमको सिर्फ समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले केस आता है कि भाई ये हेलो हमने लिखा है, हमारे फाइल का नाम जो हम सेव करेंगे, क्या ये और इस क्लास का जो हमने नाम लिखा है ये सेम होना ज़रूरी है क्या? ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए कि अभी के केस में ये आपको ज़रूरी है कि आपने जो फाइल का नाम रखा है वो ही आपके अंदर क्लास का नाम भी हो। बाकी जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ऐसा करके भी दिखाएंगे कि इसको स्मॉल करेंगे, इसको कैपिटल करेंगे, फिर मैच करेंगे कि क्या इश्यूज निकल के आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला है पब्लिक। आप इस प्रोग्राम के लिए पब्लिक लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पब्लिक सबको पता है किस काम आता है, एक्सेस स्पेसिफायर होता है। ठीक है, ताकि पब्लिकली बाहर से चीज़ें एक्सेस हो जाएं। तो क्लास को हमने पब्लिक किया है और इस क्लास का नाम हमने लिखा हेलो। ठीक है, अब क्लास का नाम लिखने के नेमिंग कन्वेंशंस हमने ऑलरेडी देख लिए थे। अब देखिए यहाँ ये क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से और ये फिनिश हो रही है आपके यहाँ पर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये मैं एक बार थोड़ा दिखाने के लिए कर दूँ आपको, यहाँ से और यहाँ तक ये आपका चल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करें कि इस क्लास के अंदर आप सबसे पहले एक फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम होगा मेन फंक्शन। ठीक है, ये मेन फंक्शन जो है ये कंपाइलर सबसे पहले आपके प्रोग्राम के अंदर ढूंढेगा। जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा, कंपाइल होगा, आपका कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन की रिक्वायरमेंट करेगा। अब देखिए अगर ये फंक्शन है तो ऑब्वियस बात है कि ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी लेगा, राइट, और इसकी बॉडी भी होगी। ये हमको बॉडी देखने को मिल गई है। तो एक फंक्शन है मेन नाम से जो कुछ आर्ग्यूमेंट ले रहा है और ये उसकी बॉडी यहाँ पर ख़त्म हो गई। क्लास की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर ख़त्म हुई है। ठीक है, अब देखिए ये जो फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप भी कुछ ना कुछ होगा। तो अभी के केस में ये रिटर्न टाइप है वॉइड, मतलब हम इस फंक्शन से आपका कंपाइलर कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो जबकि इस पर्टिकुलर केस में आप अगर देखेंगे तो यहाँ हमको कुछ रिटर्न करना नहीं है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक हमने इस फंक्शन को क्यों बनाया है, ताकि हम इसको विदाउट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट जो है वो कॉल कर सके, इसके लिए ये स्टैटिक बनाया जाता है। ठीक है, इससे पहले कोई क्लास थी भी नहीं रेफरेंस के लिए कंपाइलर के पास में। तो ये स्टैटिक फंक्शंस का एक आप ये कह लीजिए प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी फंक्शन को या वेरिएबल को स्टैटिक करते हैं तो उसके लिए आपको फिर एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, आप सीधे क्लास के नेम से भी उसको कॉल कर सकते हैं, इसलिए इसको स्टैटिक बनाया जाता है। और पब्लिक रखा हुआ है ताकि आप इस फंक्शन को बाहर से एक्सेस कर सकें। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके बाद इसमें आता है स्ट्रिंग आर्क्स।
तो यहाँ अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग आर्ग्स की, तो ये आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है कमांड लाइन। हालांकि यहाँ इस प्रोग्राम के में कुछ भी हम इससे पास अभी के केस में नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक स्ट्रिंग टाइप का आपको एरे बना के दे रहा है और जिसके अंदर आप वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा रहे हैं। हाँ, अभी जब जावा में एरे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रैकेट जो है इसके बाद भी लग सकता है, इससे पहले भी लग सकता है। जावा में एरे कुछ अलग तरीके से काम करता है, कुछ जैक्ड एरे भी जावा के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी के केस में आप बस ये ध्यान रखिए कि ये जो पर्टिकुलर इनपुट आपको यहाँ से मिल रहा है, ये जो पर्टिकुलर इनपुट है ये किस चीज़ के लिए होता है। जब आप कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करते हैं किसी प्रोग्राम को, तो वो आपके यहाँ से, जैसे आपने जावा सी कमांड देखा, जावा देखा, और कमांड लाइन आर्गुमेंट आप छोटे मोटे पास करेंगे, जो कंपाइलर पास करेगा। कमांड लाइन अगर मैं ना कहूँ, उसको ज़्यादा मैं अच्छे से बोलूँ कि कंपाइलर अगर कुछ आर्गुमेंट पास करता है या कोई कमांड्स पास करता है, तो वो आपको यहाँ से लिखने को मिल जाएंगी और ये इस प्रोग्राम के लिए काम करेंगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है और ये ध्यान रखिए ये फिक्स रहता है, आपको इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। आप इस स्मॉल m को कैपिटल N M नहीं कर सकते हैं, मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे, ये गलत होता है लिखना, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये हमेशा स्मॉल ही होगा, ठीक है। और इसके अंदर, क्योंकि हमने बात की थी जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और अगर ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो आपका ये जो स्ट्रिंग है ये कैपिटल ही आएगा, ये ध्यान रखिए। इसको मैं इसलिए अलग कलर से कर रहा हूँ, गलती नहीं करनी है। स्ट्रिंग एक क्लास होती है जावा के अंदर, एक डेटा टाइप, लिटरल डेटा टाइप या प्रिमिटिव नहीं माना जाता है। तो एक क्लास बन गई है, इस वजह से ये एस कैपिटल आता है, और सिस्टम भी एक क्लास है इसलिए इसका भी एस कैपिटल आता है, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल आते हैं, उसके अलावा सारे स्मॉल हैं। अगर आपको लग रहा है कैपिटल है तो उसको भी स्मॉल मानिए आप, ठीक है। प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो अभी आपको देखने में ये चीज़ समझ में अच्छे से आ जाएगी। तो ये आपका पर्टिकुलर इस जो ये प्रोग्राम है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये system.out.print क्या है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो सिस्टम एक क्लास है, ठीक है, ये क्या हो गई, एक क्लास हो गई। फिर आपसे पूछेंगे कि आउट क्या है। अब आप देख रहे हैं कि क्लास के नाम से सीधा कोई चीज़ कॉल हो रही है, तो इसका मतलब ये इस क्लास का कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। अगर मैं इसको, अगर आपने जावा थोड़ी और आगे पढ़ ली होती तो मैं बोलता कि एक रेफरेंस वेरिएबल है। आउट जो है वो क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। लेकिन जब मैं इस केस की बात कर रहा हूँ तो इस केस में मैं इसको रेफरेंस वेरिएबल ना कहकर आपकी समझ के लिए इसको बोलता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको ऑब्जेक्ट बोलता हूँ, वैसे ये रेफरेंस वेरिएबल है। और ये किसको रेफरेंस कर रहा है, ये आपके जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास है। अभी हम जब पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट तब हम देखेंगे कि एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास होती है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को, उस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और वहाँ एक फंक्शन लिखा हुआ है प्रिंट एलन करके, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका कॉल हो गया और इस फंक्शन के अंदर आपने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, जो कि आपको एज इट इज़ आउटपुट में दिख जाएगा। और यहाँ आप सेमीकोलन लगा करके इसको ख़त्म करेंगे और आपका ब्रैकेट ख़त्म हो गया। तो अगर आपने ये प्रोग्राम समझ लिया है तो आप ये समझिए कि आपने आज जावा के रिगार्डिंग फर्स्ट प्रोग्राम अच्छे से आपको हो गया है, और इंटरव्यू के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपको मेमोराइज करने वाली बात है। क्या याद रखना है आपको, जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा या आपको एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि स्टैटिक क्यों लगाते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही। एक आपसे पूछेगा अगर मैं मेन में एम कैपिटल कर दूं तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम वो आपके से पूछ सकता है। और एक वो इस स्ट्रिंग के एस को स्मॉल करके दे सकता है आपको, और इसको स्मॉल करके दे सकता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, और इसके बारे में ये पूरा पूछा जाता है कई बार कि system.out.print में ये बताइए कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं। तब आपको समझ में आएगा कि how these things relates to each other. So I think I made my point very much clear about the basic syntax of the Java program, how this is running, and
why we are using JVM, Java Virtual Machines, JDK, JRE, and what are the sequence for that particular thing. ये हमने सारा कुछ देख लिया है. अब इसको हम जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर प्रोग्रामिंग के बेस से देखेंगे और इसके सारे के सारे जो भी डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ सीक्वेंस हो सकते हैं, पैटर्न हो सकते हैं, उसको करके देखेंगे ताकि आपको ये डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ये ऐसा कर दूंगा तो ये हो जाएगा. अगर एरर आती है तो कई बार एग्जाम्स में एरर भी पूछ लेता है कि अगर मैं इस एम को कैपिटल कर दूं तो आपका कंपाइलर क्या एरर रिटर्न करेगा, तो आपको वो एरर का नाम भी पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी होगी. चलिए अब हम इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग इट, वी आर गोइंग टू सी इट इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो. For that you must have a laptop first, then if you have internet connection then okay, otherwise ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है. अब आप समझिए कि जावा का एनवायरनमेंट आप कैसे सेट करेंगे अपने सिस्टम के लिए. ठीक है, तो कई बार तो क्या है कि आप जब सिस्टम ख़रीदते हैं या पहले से सिस्टम आपके पास होता है तो उसमें जावा कई बार प्री इंस्टॉल्ड होती है, तो आप दोबारा इंस्टॉल करें ऐसी कोई ज़रूरत आपको नहीं होगी. तो पहली बात तो ये कि हाउ डू यू चेक वेदर योर सिस्टम इज़ प्री इंस्टॉल्ड विद जावा और नॉट. ठीक है, तो उसके लिए एज यू कैन सी माई सिस्टम स्क्रीन, इन दिस यू हैव टू टाइप cmd, कमांड प्रॉम्प्ट आप खोलेंगे, देन यू हैव टू राइट जावा सी. राइट, ये कमांड आप लिखेंगे और जावा सी के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यू विल सी सम bulk of data is written here, right, the generating all debugs information and these types of things. तो अभी आप भूल जाइए कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर इस तरह का काफ़ी सारा मैटर आपके ये टाइप करने के बाद आता है, इसका मतलब ये है कि जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है. ठीक है, तो कोई कंसर्न ही नहीं है. लेकिन जिनके ये सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है उन्हें कैसे अप्रोच करना है इसके लिए ये देखिए. तो इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको ये डाउनलोड करनी पड़ेगी. आइदर आपको कहीं से पेन ड्राइव में मिल जाती है जावा, अदरवाइज़ आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी. माय पर्सनल ओपिनियन इज़ दिस कि आप इसको इंस्टॉल करें डाउनलोड करके, सो दैट कई बार आपको अपडेटेड चीज़ मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप उसी वर्जन को बार बार यूज़ करते रहेंगे. तो फॉर दैट आप नेट पे जाएंगे और वहाँ आप लिखेंगे कि जावा JDK, हमने कल डिस्कशन किया था JDK के बारे में, JRE के बारे में, तो वो आप लिखेंगे वहाँ और आपको कोई भी एक ऑथराइज वेबसाइट ओरेकल की मिलेगी या आपको काफ़ी सारे लिंक्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट गुड टू टेक नेम्स ऑफ द वेबसाइट्स. आप जाएंगे वहाँ आपको आपका सबसे पहले सिस्टम का कॉन्फ़िग चेक करना पड़ेगा. ठीक है, फॉर दैट आप क्या करेंगे, अपना सिस्टम में माय कंप्यूटर खोलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे. तो ये काम आपको सबसे पहले करना है, प्रॉपर्टीज़ चेक करने का. ठीक है, जब आप प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे तो आपको यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखनी है जिससे आपके जावा के सिस्टम को फ़र्क पड़ेगा, वो है कि कितना बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है. यहाँ ऑप्शंस आपको 32 बिट 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिल सकते हैं. सो बट यू हैव टू सी कि वेदर योर सिस्टम इज़ 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम. सो द सेपरेट JDKs इज़ अवेलेबल ऑन द नेट for the separate types of operating systems. So in my case this system is 32-bit operating system. So when I search on the net, so I'll simply type JDK Java Development Kit for the Windows 7 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम. इन केस योर सिस्टम इज़ विंडोज़ 10, तो आप विंडोज़ 10 लिखेंगे और अपना कितना बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके सामने लिखेंगे, तो डायरेक्टली जावा का सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब डाउनलोड हो जाएगा. उसको आप डबल क्लिक करेंगे और वो इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है, तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब उसके बाद में आप ये पूछना चाहेंगे कि मेरी जावा कहाँ इंस्टॉल हुई है, तो कई बार आप खुद से भी पाथ दे सकते हैं और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेव करेंगे तो वो कहाँ सेव होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ. सी ड्राइव में आप जाएंगे, देन प्रोग्राम फाइल्स नाम से आपको फ़ोल्डर मिलेगा, यहाँ पर कहीं आपकी जावा इंस्टॉल्ड होगी. मेरे यहाँ फ़ोल्डर बना हुआ है जावा नाम से, और JDK का फ़ोल्डर मिलेगा और JDK में इस तरीके से फाइल्स आपको मिलेंगी जहाँ आपको JRE मिलेगा, कुछ लिब फाइल्स मिलेंगी, लीगल मिलेगा, इंक्लूड मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी. लाइसेंस वगैरह, सोर्स, इनसे आपको अभी के केस में कोई मतलब नहीं है, बट आपको ये देखना है कि हाँ मेरा कहाँ इंस्टॉल्ड है, ये क्यों ज़रूरी है, दिस विल डिस्कस, राइट.
सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाके पहुँचेंगे बिन फोल्डर पर। जो भी आपका जावा जहाँ भी इंस्टॉल्ड है, यू हैव टू गो टू द बिन फोल्डर। यहाँ पर आपने इस तरीके से क्लिक किया और ये जो ऊपर आपको एड्रेस बार के अंदर एड्रेस दिख रहा है, यू हैव टू कॉपी इट। तो यू कैन सी द एड्रेस इज C/program files /java JDK का वर्जन एंड देन द फाइनल इज बिन फोल्डर। इसको आप कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद में आप क्या करेंगे, वापस आप जो है बैक करेंगे, सिस्टम पर आएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। ध्यान से समझना, ये जहाँ हमने 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चेक किया था वहाँ हम जाएंगे और एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जा कर के हम देखेंगे। ठीक है, हम एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आ गए हैं। अब यहाँ आप काफ़ी सारे ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मतलब जब आप अपना कोई इस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में खासकर जावा की हम बात करें, तो व्हेन वी आर गोइंग टू इंस्टॉल दीज थिंग्स और वी हैव इंस्टॉल्ड दीज थिंग्स, सो वी हैव टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन द पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फोल्डर ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस वजह से क्या है कि आपको यहाँ एक पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ एक पाथ नाम से वेरिएबल होगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ न्यू करके उसको ऐड भी कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम आप पाथ लिख देंगे और यहाँ वेरिएबल का जो वैल्यू है वो डाल देंगे, तो वो आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में मैंने पाथ डाला हुआ है, तो उस केस में मैंने ये पाथ का वेरिएबल ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसको सिस्टम वेरिएबल्स कहते हैं। सिस्टम वेरिएबल्स क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि जब भी आपका प्रोग्राम कंपाइल और रन होगा तो कुछ रन टाइम वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, आपके कंपाइलर को एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो यहाँ से कनेक्ट करेगा आपको। यहाँ आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए पाथ लिखा हुआ है और वेरिएबल वैल्यू के अंदर क्या लिखा हुआ है, और भी देखिए बहुत सारी चीज़ों की आप देखिए एड्रेस लिखे हुए हैं, सिस्टम, रूट, ओरेकल और बहुत सारी जिसमें जो चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं उनकी चीज़ें एड्रेस लिखे हुए हैं। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक सेमीकोलन से सेपरेटेड हैं। तो जितने भी आपके एड्रेसेस हैं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स के या किसी भी चीज़ के, वो आपके किससे रिलेटेड हैं, मतलब सेपरेटेड हैं, कॉमा से सेपरेटेड हैं। तो ये हमने कॉमा से सबको सेपरेट कर दिया है। और यहाँ पर जब भी आपको जावा का पाथ डालना हो तो एकदम लास्ट में जाइए, सबसे पहले आपको सेमीकोलन लगाना है ताकि आपको बाकी जो आगे से एड्रेस आ रहा है उससे अपेंड नहीं हो। उसके बाद आपको यहाँ Ctrl+V कर देना है। इस तरीके से आपका पूरा जो पाथ हमने कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर देंगे और उसके बाद में ओके करके बाहर निकल आएंगे। ठीक है, मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डाला हुआ है, 2 बार पाथ डालने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ ओके करते हुए आप एकदम बाहर आ जाएंगे, लास्ट में ये ओके करेंगे, ये ओके हो गया और इसको बंद कर देंगे। तो ये आपका एक जावा को इंस्टॉल करना हुआ। इंस्टॉल करने के बाद में उसके पाथ को सेट करना हुआ। बस ये काम आपको एक ही बार करना है। जब आपके जावा में आपने जावा को इंस्टॉल किया अपने सिस्टम पर, जब आप दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए किसी वजह से डालते हैं, तब आपको दोबारा ये काम करना पड़ेगा। तो ये एक बार की हेडेक है, उसके बाद आपको दोबारा ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो बड़ा टिपिकल काम है और इस तरीके से। हालांकि जब हम IDE की बात करते हैं वहाँ पर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डबल क्लिक करते हैं और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन आप ये कोर कब समझेंगे कि कहाँ फोल्डर्स हैं, कहाँ हमारा जावा इंस्टॉल्ड है, कौन सा वर्जन है, क्या JDK है, किस तरीके से इंस्टॉलेशन होगा, वरना आप हमेशा इस चीज़ से डरेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चीज़ें आपको एक बार करके देखनी है। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे ये पूरा हो गया, अगेन आपको फिर जा करके चेक करना है। अगर आपके में जावा इंस्टॉल नहीं होती तो वो आता जावा C इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ये एरर आपको आती। लेकिन अगर आपने जावा अब सही से पाथ सेट किया है तो आप जब जावा C लिखेंगे तो अगेन आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा आपके सिस्टम पर। तो ये बेसिकली आपका एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ किस चीज़ का, कि हमें ये देखना है कि भाई हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल है कि नहीं है जावा। तो इस तरीके से जावा हमारे यहाँ इंस्टॉल हो गई है। आपको हमेशा JDK ही डाउनलोड करना है। क्यों करना है, इसके लिए आप अपना जो ये वाला लेक्चर है इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना।
हमने बात की थी कि जब हम JDK लेते हैं तो JDK के अंदर आपका JRE भी आ जाता है, जिसके अंदर ऑलरेडी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, एनवायरनमेंट होता है प्रोग्राम्स रन करने का, और साथ में आपको एक डेवलपमेंट किट भी देखने को मिलती है जिस पर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो टूल्स आपको मिलते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए। इसलिए आप JRE डाउनलोड नहीं करेंगे, आप JDK डाउनलोड करेंगे, उसमें ऑलरेडी सब कुछ होगा। तो आज के बाद कभी ये कन्फ्यूजन आपको नहीं दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब आता है इंटरेस्टिंग बात ये कि सर आखिर प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करें। तो हमने ऑलरेडी थ्योरी में ये चीज़ पढ़ी थी कि आपको सबसे पहले नोटपैड पे अपना प्रोग्राम लिखना है और एक कमांड प्रॉम्प्ट आपको यूज़ करना है फॉर द कंपाइलेशन टाइप ऑफ टास्क, राइट। चलिए, तो वेरी फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नोटपैड खोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ प्रोग्रामिंग करनी है और मैं उसको स्पेसिफिक किसी फोल्डर में डालना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैंने एक जावा लैब नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो आप भी कोई फ़ोल्डर में कहीं भी कर सकते हैं आप इस काम को। मान लीजिए मैंने यहाँ एक फ़ोल्डर बनाया, इस फोल्डर का नाम हम रखते हैं लेट्स से जावा ऑनलाइन 2, राइट। मान लीजिए ये फ़ोल्डर का नाम आपने रखा। अब इस फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, एक नोटपैड की फ़ाइल खोलनी है। अब देखिए काफ़ी सारे बच्चे इस तरीके से राइट क्लिक करके और उसके बाद में न्यू करके यहाँ पर खोलेंगे। अब जब यहाँ आप खोलेंगे तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको सीधा नोटपैड का ऑप्शन नहीं आता है, यहाँ आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। हालांकि बात सेम ही है, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो वो टेक्स्ट ही खुलेगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और फिर आप इसमें कुछ भी लिखेंगे लाइक ABC और डॉट जावा भी। हमने बताया था कि आपको डॉट जावा से सेव करना होता है, तो आप अगर डॉट जावा से लिखेंगे तब भी आप ध्यान से देखिए इस फाइल का नेम ही abc.java हो गया है, जबकि जब आप टाइप चेक करेंगे जैसे हमारे सिस्टम पर दिख रहा है तो आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप में दिखेगा। इसका मतलब है इस फाइल का नाम तो abc.java हो गया है, लेकिन ये फाइल जावा की नहीं है। दिस फाइल रिप्रेजेंट्स द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर फाइल, राइट। तो ये तो गलत हो गया। सो अगेन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट रीओपन इट, देन यू नो सेव एज दिस पर्टिकुलर फाइल बाय डॉट जावा। तो इट विल टेक टाइम, राइट। तो आपको हर बार ये नहीं करना है, तो आई एम डिलीटिंग इट, ठीक है। अब देखिए, अब आप नोटपैड खोलेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पर नोटपैड लिखिए, राइट। अभी देखिए आप ये कहीं टेक्स्ट फाइल कुछ भी नहीं कह रहा है आपसे, तो आप अपना प्रोग्राम लिख लीजिए, आपको जो भी प्रोग्राम लिखना है, और उसके बाद में इसको डॉट जावा से सेव कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं XYZ, और अब इसको हम सेव करते हैं। जब आप इसको सेव करेंगे तो ये आपसे एड्रेस मांगेगा कहाँ सेव करना है। तो मान लीजिए हमारा जावा लैब के अंदर जावा ऑनलाइन 2 फोल्डर में ही इसको सेव करना है। यहाँ मान लीजिए मैं ऑल कर देता हूँ, और अब यहाँ मैं इसका नाम लिख देता हूँ hello डॉट देन जावा, राइट। hello डॉट जावा लिख दिया और इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए जो टाइप आपको दिख रहा है इट इज़ जावा फाइल, राइट। तो जावा फाइल इसका टाइप दिख रहा है, नाम है हेलो। तो इसका मतलब ये है अब हमने सक्सेसफुली एक फ़ाइल बना ली है जो कि दिखने में टेक्स्ट फाइल ही है, लेकिन उसका टाइप जो है वो टेक्स्ट फाइल ना होकर के क्या है, जावा फाइल है। तो ये हमने एक नई चीज़ आज अभी सीखी है। अब इसके अंदर प्रोग्राम क्या लिखेंगे, कैसे कंपाइल होगा, वो सारी चीज़ अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी के केस में अगर कंसर्न करें तो हमारे सामने क्या निकल के आता है कि ये आपकी एक फ़ाइल हो गई। अब इसके अंदर हमको कंपाइलेशन के लिए क्या यूज़ करना है, उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये हम कमांड प्रॉम्प्ट इसके लिए यूज़ करेंगे। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने जब नीचे से कमांड प्रॉम्प्ट लिखा, दोबारा करके बताते हैं आपको, जब मैंने यहाँ लिखा कमांड प्रॉम्प्ट को और cmd लिखा, तो आप ढंग से देखिए इसका एड्रेस कहाँ आता है, C यूज़र्स एडमिन। इसका मतलब जो अभी आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट है ये C यूज़र एडमिन फोल्डर में है, राइट। तो अगर आपको यहाँ से अपने फ़ोल्डर पर जाना है तो उसके बहुत तरीके हो सकते हैं। लाइक आपने CD लिखा और यहाँ पर फ़ोल्डर का नाम लिखा, एंटर किया, तो आप उस फोल्डर पर पहुँच जाएंगे। या आपको पीछे एक फ़ोल्डर पर जाना है तो आपने डॉट डॉट किया, तो आप ढंग से देखें C यूज़र्स में चला गया हूँ। उसके बाद में आपने अगेन CD डॉट डॉट किया, देन आप C बिल्कुल C के कोर में आ गए हैं। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड इसको कर सकते हैं।
दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, आप चाहें तो इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। आपने CD लिखा और जो ये ऊपर से एड्रेस कॉपी किया इसको यहाँ पेस्ट कीजिए, एंटर किए, काम हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने लिनक्स थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो इसको हम आगे अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, इसके तरीके मैंने आपको बता दिए, बट एक्चुअली आप प्रोग्रामिंग में इसको कैसे करेंगे वो समझिए। आप इसको CMD यहाँ नहीं लिख करके आप CMD को लिखेंगे यहाँ ऊपर एड्रेस बार में। यहाँ आपने इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा अपने आप, जैसे आप क्लिक करेंगे, देन आप जैसे ही CMD लिख के एंटर मारेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखिए कि आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो अब कहाँ खुल रहा है, सीधा जहाँ आपका फोल्डर है ऑलरेडी जावा ऑनलाइन 2 इसी में खुल रहा है और यहीं पर आपकी हेलो फाइल है। तो आप अगर इसकी डायरेक्टरी को देखना चाहें तो dir कमांड होती है, आप ढंग से देखें, मैंने लिखा है dir। ठीक है, डायरेक्टरी कमांड होती है। जैसे ही आपने इसमें एंटर किया तो इसमें जो फाइल्स है वो ये दिखा देगा। तो ये दिखा रहा है कि hello.java नाम से फाइल है, बाकी उसके रिगार्डिंग कब बनी, क्या इसका साइज़ है, कितने बाइट्स इसमें हैं, वो सारे ये दिखा देगा। तो अभी इसमें 3 बाइट्स हैं क्योंकि हमने इसके अंदर, आप खोल के देखें तो 3 ही वर्ड लिखे हैं XYZ, तो इसलिए इसका 3 बाइट्स आ गया। तो इतना कोर्स है, जब आप समझेंगे चीज़ें तब आपको समझ में आएगी प्रोग्रामिंग, राइट। तो अभी आपको दिख रही है कि आपने जावा फाइल बनाई है, वो कितने बाइट्स की है, कितनी नहीं है, वो सब आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका एक तरीके से सेटअप है। अब इसको कैसे करना है, क्या करना है, वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट प्रोग्राम हमारा लिखना स्टार्ट करते हैं, जो कि है हेलो प्रोग्राम, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात भी की थी जब हमने थ्योरी में डिस्कशन हुआ था, तो हमने इसके बारे में बात की थी। चलिए, जैसे मान लीजिए आपने क्लास का जो है वो नाम लिखा, तो जो फाइल का नाम है अभी आपको वही आपकी मेन क्लास का नाम भी रखना होगा। अच्छा, मैं मेन क्लास इसको क्यों कह रहा हूँ ये समझिए आप ये समझ सकते हैं कि एक टेक्स्ट फाइल में एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, और आपको जो भी लिखना है क्लासेस के अंदर ही लिखना होगा। तो C++ वाली चीज़ आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, जहां आप क्लासेस के बाहर भी कुछ लिखते थे। तो यहाँ पर आप या तो क्लासेस में लिखेंगे या इंटरफेसेस में लिखेंगे। ठीक है, आपको लूजली कोड को नहीं लिखना है कहीं भी। तो आपने एक क्लास बनाई जिसको आपने पब्लिक किया, आप पब्लिक करें ना करें अभी के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक क्लास हेलो नाम से किया, तो इनफैक्ट आपको ये हेलो नेम जो है वो आपकी नोटपैड की जो फाइल है आपने सेव की है हेलो नाम से, उसका एज इट इज़ होना चाहिए। मतलब आपने अगर फर्स्ट कैपिटल लेटर लिखा है तो वहाँ भी कैपिटल लेटर फर्स्ट ही होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या एरर्स आती हैं वो हम डिस्कशन में अभी देखेंगे। चलिए, तो ये ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो इसका मतलब आपकी क्लास जो है वो बन के रेडी है। अब इस क्लास से आपको क्या करवाना है, हेलो प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो देखिए हेलो प्रिंट करवाने के लिए हमने सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। पब्लिक केस सेंसिटिव है तो ये ध्यान रखना, पब्लिक क्लास। अब मान लीजिए हम इसका लिखते हैं पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट, और स्ट्रिंग, और आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट लगा करके और इसको आर्क्स लिख दीजिए। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है इसको, तो आप में से अगर कोई डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है तो आप थोड़ा सा उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इस फॉर्मेट को हमने थोड़ा डिस्कस किया है। ठीक है, अब ये फॉर्मेट फिक्स था, ऑलरेडी हमने बात की थी कि ये फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें हैं। पब्लिक हम लगा रहे हैं ताकि कहीं से भी एक्सेस हो सके, क्लास है, क्लास का नाम हमने हेलो रख दिया है, उसके बाद में स्टैटिक बनाया है इस फंक्शन को ताकि जो ये है डायरेक्टली कॉल हो सके क्लास के नेम से। देन फंक्शन का जो आपका मेन फंक्शन है उसका नाम मेन है और स्ट्रिंग आर्क्स है। तो अभी हम ये मान के चलेंगे कि हमारे जिस क्लास के अंदर हमने मेन फंक्शन लिखा हुआ है वही हमारी मेन क्लास है। ठीक है, और आपकी मेन क्लास का नाम क्या है, हेलो है, और इसी हेलो से हमने इसके टेक्स्ट फाइल का जो फाइल है उसका नाम भी सेव कर दिया है। एज सिंपल एज दैट। तो इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हम लिखेंगे, हमको हेलो प्रिंट करवाना है, तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ आप जो भी डबल कोट्स में लिखेंगे वो आपको
प्रिंट हो जाएगा। हेलो जावा आपने लिखा तो ये आपका एक जो है पूरी तरीके से एस कैपिटल आएगा, ये ध्यान रखना। एक बार आप जब लिखने लगेंगे और इसको कई बार लिख देंगे प्रोग्रामिंग्स में ना, तो फिर आपको ये डाउट है हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं आएगी। ठीक है, system.out.println hello.java। तो हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम एक क्लास है, आउट एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है, और ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, और इसको हमने उसके बाद में इससे एक फंक्शन को कॉल किया जो कि है प्रिंट एलन, मतलब लाइन चेंज। आप चाहें तो प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट एलन भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बहुत टाइप के यूजेस और हैं प्रिंट के जो हम देखेंगे बाद में। और इसके अंदर हमने हेलो जावा लिखा। ठीक है, तो हमारा काम हो गया, हमने इसको सेव कर दिया है। ठीक है, अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं, वो थोड़ा सा आप देखना। देखिए यहाँ आपको ऊपर हेलो नाम से एक फ़ाइल दिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, राइट। अब इसको बहुत अच्छे से देखना, 3 विंडोज़ खुली हुई हैं आपके सामने। तो ये हमने सेव कर दिया है, इससे हमको कोई अब इशू नहीं है। अब हमको कंपाइल करना है इस फाइल को और रन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या यूज़ करेंगे, कंपाइलेशन। तो पहले आप चेक करेंगे आपकी फ़ाइल यहाँ है कि नहीं है। आपने dir लिखा, आपको hello.java दिख रही है फाइल, तो हम लिखेंगे जावा सी, जैसा कि हमने क्लास में अभी देखा था थोड़ी देर पहले। मतलब हम एक फ़ाइल को कंपाइल करना चाह रहे हैं, तो याद रखने के लिए हमने कुछ इस तरीके से लिया था कि सी से कंपाइलर, मतलब जब आप फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो जावा सी, फाइल का नेम हेलो विद कैपिटल H हमने लिखा है। आप चाहें तो यहाँ स्मॉल h भी लिख सकते हैं, तो आपको फाइल का नाम भी स्मॉल h से सेव करना पड़ेगा। बट हमने नेमिंग कन्वेंशन में देखा कि आपको जनरली क्लासेस के नेम कैपिटल रखने चाहिए, तो हमने इसको कैपिटल रखा है। तो hello.java जो है हमने इसको लिखा। ठीक है, जावा सी hello.java कंपाइल करके देखते हैं। देखिए अब आपको क्या एरर निकल के आ रही है, स्ट्रिंग का एस स्मॉल है। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉब्लम्स जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, कई बार आपको ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि स्ट्रिंग का एस कैपिटल नहीं है, स्ट्रिंग पर कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है आप समझिए। हमने आपको बताया था जब इसके जब कीवर्ड्स पढ़ा रहे थे और आपके लिटरल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने बताया था कि स्ट्रिंग एक क्लास है जावा में, और क्योंकि एक क्लास है तो बाय डिफ़ॉल्ट नेमिंग कन्वेंशन से उसका एस जो है वो कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चीज़ आ गई। अब आप ध्यान से ये देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइल है हेलो, जो कि आपका सोर्स फाइल है। तो डायग्राम आप याद कीजिए जो मैंने आपको दिखाया था जब मैंने आपको पढ़ाया है इसको इस वाले लेक्चर के अंदर। तो सिर्फ एक सोर्स फाइल है हमारे पास हेलो नाम से। अब जैसे ही कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो एक फ़ाइल बननी चाहिए जो कि बाइट कोड हमने बोला था, जो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी देता है, जिसका एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है। तो ये हम नहीं बनाते हैं, ये कंपाइलर बनाता है जब उसको लगता है कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है और सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। तो देखिए अब हमने लिखा जावा सी hello.java। ठीक है, नीचे लिखा है, और जैसे ही एंटर करेंगे आप फोल्डर को भी ऊपर देखिएगा, अगर कोई एरर नहीं आई, देखिए कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब आपका जो कर्सर है वो वेरी नेक्स्ट लाइन में आ गया है, कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया है और आपकी hello.class नाम से फाइल बन गई है। यही वो बाइट कोड वाली फाइल है जिसकी हम बात कर रहे थे। यही आप जो है किसी को देंगे तो ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगी जिस पर JVM, उसका कंसर्न JVM जो है वो इंस्टॉल्ड है, तो ये डायरेक्टली वहाँ रन कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी देता है, और ये आप नहीं बनाते। आपने देखा कि ये फाइल कौन बना रहा है, ये फाइल बना रहा है कंपाइलर, और ये फाइल एक ही बार बनेगी, उसके बाद में ये बार बार जो है अपडेट होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो अब ये फाइल दोबारा बनेगी क्योंकि यहाँ पर कोई फाइल ऑलरेडी बनी हुई नहीं है। तो हम जब जावा सी.hello लिखेंगे, अगर यहाँ पर नहीं बनी हुई है तो दोबारा बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको फिर एक बार जावा सी hello.java लिखा, देखिए नीचे, और दोबारा मैं एंटर करता हूँ, तो दोबारा ये फाइल नहीं बनेगी। अब हर बार यही फाइल काम में आएगी। अब जैसे ही आपने कोई चेंज किया, जैसे मान लीजिए अभी, तो पहले इसको रन करके देखते हैं।
रन करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सटेंशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी कंपाइलर को बता चुके हैं कि भाई मैंने जो है वो .java नाम से फाइल बनाई है, और ये सी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कंपाइलेशन कंपाइलर से ही करवा रहे हैं। तो हम लिखेंगे सिर्फ जावा हलो, और इससे आपकी फ़ाइल रन हो जाएगी। जैसे ही हमने इसको लिखा हमारे पास आउटपुट आया हलो जावा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने लिखा है hello.java वो हमको मिल गया है। इसका मतलब हमने हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल एंड रन कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ hello java by java। ठीक है, लिख दिया, और मैंने ये यहाँ रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मैं सेव भी कर देता हूँ। ठीक है, एक बार इसको खोल के देख लेते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, सेव भी हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करवाता हूँ, तो रन करवाने की कमांड क्या है, जावा एंड फाइल का नेम विदाउट एक्सटेंशन। ठीक है, तो जावा हलो हमने लिखा, क्या आउटपुट आ रहा है, हलो जावा, जबकि हमने ऑलरेडी टेक्स्ट फाइल के अंदर चेंज करके हलो जावा एंड बाय जावा लिख दिया था, लेकिन वो आउटपुट में तो आपको नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो किया वो आपने सेव तो कर दिया, लेकिन आपने कंपाइल उसको नहीं किया, और आप डायरेक्टली रन करा रहे हैं। तो रन क्या होगा, रन हमेशा क्लास फाइल होती है। तो क्लास फाइल में तो अभी भी हलो ही लिखा हुआ है, ऑलरेडी आप इसको पढ़ नहीं सकते हैं अगर ज़्यादा बड़ी फाइल है तो, लेकिन इस फाइल को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्लास फाइल को, और इसको नोटपैड से ही पढ़ने की कोशिश करते हैं एक बार के लिए, क्योंकि एक ही चीज़ लिखी है। देखिए इस तरीके से आपको एक क्लास फाइल दिखती है, आई थिंक सबको दिख रही होगी अच्छे से। तो इस तरीके से आपको ये फाइल दिखने को मिल जाती है। अब इस फाइल में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स, कुछ अजीब तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं, और यहाँ आपको जो है देखिए हलो भी कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा। ये देखिए हलो लिखा हुआ है और जावा लिखा हुआ है, बट ये इसका अपना नॉमेनक्लेचर है, अपने हिसाब से लिखते हैं ये चीज़ें। अच्छा, इसमें जो हमने बात की थी वो भी प्रूव हो रही है। देखिए कि आपका जो आउट है, देखिए ये आउट सिस्टम डॉट आउट लिखा था, जब आपको बताया था कि ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये देखिए जावा इनपुट आउटपुट और प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ये है। तो मतलब आप अगर इनको खोल के देखेंगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और कुछ कुछ नहीं आएंगी। तो ये थोड़ा सा कंसर्न आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपकी एक तरीके से क्लास फाइल हमने पढ़ ली है। ठीक है, ज़्यादा बड़े प्रोग्राम में आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, बट यहाँ हमने पढ़ लिया है इसको। तो आप देखेंगे क्लास फाइल में क्या लिखा हुआ था, हलो जावा, जबकि आपकी टेक्स्ट फाइल में क्या लिखा हुआ है, हलो जावा बाय जावा, राइट। तो यही हम थोड़ा स्लो लेके चल रहे हैं इस क्लास को, ताकि आप सारे कंसर्न एक बार देख लें, ताकि जब आप बड़े प्रोग्राम्स करें तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि ये फाइल कंपाइल नहीं हो रही है, ये सेव नहीं हो रही है। तो वो सारी चीज़ें हम कवर करके चल रहे हैं, हर एस्पेक्ट को। ठीक है, तो ये हमने इसमें लिखा। अब हमको तो हलो जावा बाय जावा करना है। इसका मतलब क्या है, अगर हम डायरेक्टली रन करा रहे हैं तो हमको वही चीज़ मिल रही है। अब हम पहले इसको कंपाइल करेंगे ताकि हमने जो टेक्स्ट फाइल में लिखा है वो हमारा डॉट क्लास फाइल में भी अपडेट हो जाए। ठीक है, तो अभी दोनों देखिए ऊपर की फाइल्स 11 KB की आपको दिख रही होंगी। अब जब आप लिखेंगे जावा सी हलो डॉट जावा, ठीक है, इसका मतलब कंपाइल हो गया है और चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली, अब देखिए आप लिखिए इसको, अब क्या आ रहा है, हलो जावा बाय जावा, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि आपके इस क्लास फाइल के अंदर वो चीज़ अपडेट हो गई है, साइज भले ही उसका अभी भी सेम ही हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब सबको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कई बार बच्चे डाउट करते हैं कि सर हमने तो टेक्स्ट फाइल में तो हमने कोड लिख दिया लेकिन उसका आउटपुट सेम आ रहा है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार गार्बेज ही उसका रीज़न हो। माइट बी सम टाइम you have not updated or you have not sorry compiled the concerned class file, right। तो आपको दोबारा टेक्स्ट फाइल को कंपाइल करना होगा ताकि वो सारे चेंजेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएं क्लास फाइल में, और तभी आपका प्रोग्राम सही से रन करने लगेगा। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हमने सक्सेसफुली रन करवा करके देख लिया है। ठीक है, जो कि हमारा हलो जावा बाय जावा के नाम से आ गया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा, हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब इसमें
क्या प्रॉब्लम आती है एक और, वो आप देख लीजिए। मान लीजिए मैं इस टेक्स्ट फाइल के अंदर इसका नाम hello1 रख दें, ठीक है, आपने hello1 रख दिया इसका फाइल का नाम और इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये भी कई बार इंटरव्यूज़ में आपको पूछा जाता है, देखिए जावा सी hello.java लिखा, देखिए क्या लिख करके आ रहा है, पब्लिक क्लास hello1 में आपको एरर आ रहा है, क्लास hello1 इज़ पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन ए फाइल नेम्ड hello1.java। मतलब क्या है कि ये जो फाइल है, इस फाइल को आपने पब्लिक किया हुआ है, इसका मतलब ये फाइल जो है वो आपकी मेन क्लास है और आपकी जो ये क्लास है ये किसके नाम से सेव होनी चाहिए, hello1.java। मतलब ये आपको ऊपर जो hello1 लिखा, वो hello लिखा हुआ है, इसको hello1 आपको करना होगा। चलिए एक बार पब्लिक हटा के देखते हैं। अभी के केस में तो एक ही फाइल है हमारे पास, मतलब एक ही क्लास है हमारे पास पूरे प्रोग्राम में, तो इसको एक बार करके देखते हैं। हमने दोबारा लिखा जावा सी hello.java, हम hello1 अभी लिख ही नहीं रहे हैं कहीं। देखिए कंपाइल हो गया इजीली कंपाइल। क्यों हो गया है समझिए, क्योंकि ये कई बार इंटरव्यूज़ में या एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मैच कर रहा है फाइल के नेम को कि भाई फाइल जो है वो कंपाइल हो जानी चाहिए। फाइल का नाम हेलो था, कंपाइल हो गई, जबकि क्लास का नेम hello1 है, बट क्लास को आपने पब्लिक नहीं किया है। तो ये कंपाइलर जो है वो कभी कन्फ्यूजन में नहीं है, क्योंकि आपने पब्लिक नहीं लगाया। अगर आपके पास में 10 क्लासेस होती और उनमें से एक आपने पब्लिक कर रखी है, तो उस पब्लिक क्लास के अंदर आपका मेन मेथड होगा, और जब ऐसा होगा तब वो आपको एक्सप्लिसिटली एरर बता देगा कि भाई आपने इसको पब्लिक किया हुआ है, आप इसको मेन क्लास बना रहे हैं और इसका और फाइल का नेम सेम नहीं है। एरर कहाँ आएगी इस प्रोग्राम में, जब आप इसको रन करवाएंगे तब देखिए क्या एरर आती है। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आती है। ये प्रोग्राम कई बार MCQs में आपसे पूछा जाएगा कि इस प्रोग्राम को इस चीज़ से करने पर कंपाइल टाइम एरर आएगी, रन टाइम पर एरर आएगी, दोनों या दोनों नहीं, ठीक है। तो आपने लिखा जावा और हेलो, देखिए कुछ तो इसमें है अभी इशू। अच्छा ये पुराना वाला दे रहा है, आई थिंक हमने इसको ढंग से सेव नहीं किया है। ये देखिए एक, हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है, देखिए hello1 नाम से एक क्लास फाइल बन गई है। हमने क्या बोला था, जो प्रोग्राम आप रन करेंगे उस प्रोग्राम के कंसर्न जो क्लास होगी उस क्लास के नेम से आपकी क्लास फाइल बन जाती है। अब क्लास फाइल का नाम क्या है, hello1, और ये hello1 जो है वो नीचे ऑलरेडी बन गई, इसलिए आपको एरर थ्रो नहीं किया, उसने hello java by java नाम से दे दिया, जबकि आपके पास में टेक्स्ट फाइल एक ही है, ठीक है। और वो टेक्स्ट फाइल क्या रखती है, hello java by java। अब देखिए अगर आपने इसको डिलीट किया क्लास फाइल को, ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आप ऐसा करेंगे, अब आप रन करवाइए, देखिए क्या आ रहा है, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास हेलो, क्योंकि अब आप लिख रहे हैं जावा हेलो और ये मैच कर रहा है इस हेलो के कंसर्न क्लास फाइल को, और जब ये जा रहा है अंदर तो इसको हेलो नाम से क्लास नहीं मिलती, जबकि एरर आ जाती है। अगर आपने इसको पहले कंपाइल किया हुआ है तो इसके कंसर्न क्लास फाइल हमने देखा पड़ी हुई थी, तो उसने बार बार उसी क्लास फाइल को रन कराया है। इसका मतलब आप कंपाइल करवाते हैं टेक्स्ट फाइल को और रन करवा रहे हैं कंसर्न जो आपकी है क्लास फाइल को, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। और एरर का नाम क्या है ये अच्छे से देखिए, एरर का नाम है कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास, क्योंकि वो हेलो ढूंढ रहा है और हेलो उसको मिल नहीं रही है, कौन सी है, hello1। तो ये प्रॉब्लम जो है वो निकल के आती है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व सिर्फ इसी तरीके से हो सकती है, या तो आप इसका फाइल का नाम hello1 रख दें और या फिर यहाँ इसको वापस हेलो कर दें, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, ये कई सिनेरियोज़ में आपसे पूछा जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है दोबारा इस वीडियो को देखिए, तो ये चीज़ आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी, और आप इसको करके देखेंगे तो हो सकता है इसके कुछ और भी आप जो है सीक्वेंसेस बना सकेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम को हमने हर तरीके से देख लिया है, और अभी हम एक से ज़्यादा क्लासेस लेकर चलेंगे। एक बार हम मेन मेथड को क्लास के अंदर रखेंगे, एक बार मेन मेथड को क्लास के बाहर करेंगे, उसके बाद हम उससे पहले हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ देखेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ।
चलिए सारी टेक्स्ट फाइल्स को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम एक और टेक्स्ट फाइल लेते हैं और उसमें कुछ डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं। मान लीजिए हमारी मेन फाइल का नाम हम लिख देते हैं लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स एग्जाम्पल्स। चलिए इस नाम से हमने इसको रखा। डॉट जावा से आप इसको सेव करेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारी फाइल बन के रेडी है। ऊपर आप देख सकते हैं जावा फाइल लिखा भी हुआ है, इसलिए हमने इसको आधे आधे उसमें किया हुआ है ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कंसर्न फोल्डर जो आपका है उसमें किस तरीके से चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। तो क्योंकि हमने अभी इसको कंपाइल नहीं किया है तो इसका कोई भी चीज़ जो है वो आएगी नहीं निकल के। और ये आप लिख लेना, इसको मैं एज इट इज़ उठा लेता हूँ ताकि मुझे इसको दोबारा ना लिखना पड़े। आप चाहें तो इसको हर बार लिख के देखें ताकि आपका हाथ भी इस चीज़ में क्लियर हो जाए। चलिए अब पब्लिक क्लास हेलो लिखा, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। अब इसमें से हम अभी के लिए ये हेलो डॉट जावा ये हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर मान लीजिए एक वेरिएबल लेते हैं कोई इंट, थोड़ा गैप दे के लेते हैं इसको क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है तो इसको हमेशा स्मॉल में लिखते हैं। इंट एज, और यहाँ हमने कुछ भी लिख दिया 55। तो जैसे सी में C++ में आप करते हैं वैसे ही सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो आप बहुत तरह की चीज़ें ले सकते हैं। जैसे आप शॉर्ट यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट में आपने कुछ भी डाल दिया, एज 2 डाल दिया और इसमें कोई वैल्यू आपने स्टोर करा दी 22। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको मैं दिखा चुका हूँ कि कौन कितने बाइट कैरेक्टर्स लेता है या डिजिट्स लेता है, उतना आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक लॉन्ग आपको बताया था तो लॉन्ग भी आप यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग में मान लीजिए आपने ले लिया एड्रेस, ले लिया आपने लॉन्ग में या वो तो लॉन्ग में आप एड्रेस नहीं लेंगे, वो स्ट्रिंग में लेंगे। मान लीजिए आपने सैलरी ले लिया, ठीक है, और इसमें आपने कुछ भी डाल दिया लाइक दिस। ठीक है, ये किसी की सैलरी है अगर तो ये आपने डाल दिया है। एक इसमें कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो हम वही कैर और मान लीजिए कैरेक्टर लिया और इसके अंदर कुछ भी सिंगल कोट्स में डालेंगे वो कैरेक्टर आपका मिल जाएगा। और वो कैरेक्टर मान लीजिए आपने लिखा आर्या। ठीक है, या अभी मैं सिंगल लेके चलता हूँ ए, वो तो फिर स्ट्रिंग का बेस हो जाएगा। अभी तो कैरेक्टर है तो हमने सिर्फ ए लिया। चलिए ये हुआ। एक इसमें हम एग्जांपल लेके चलते हैं फ्लोट F1, राइट, और यहाँ हमने लिखा 5.6। ठीक है, एक हमने लिया डबल, राइट, और डबल D1 ले लीजिए और इसमें हमने लिखा कोई भी 5.33 रियल वैल्यू हमने इसमें डाल दी है। ठीक है, एक आपको बताया था बूलियन, ये आपके काम आने वाली चीज़ें हैं तो एक बार ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे हम। और बूलियन ट्रू या फॉल्स होता है, सबको पता है। हमने मान लीजिए इसको ट्रू सेट कर रखा है। ठीक है, अब हमको इनकी वैल्यूज़ को चेक करना है कि सब की वैल्यूज़ क्या क्या आने वाली हैं। ठीक है, तो जैसे system.out.print है, अब फोल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने फ़ोल्डर को अच्छे से देख लिया है। तो अब हमको सिर्फ एक कंपाइलर चाहिए और एक इस प्रोग्राम को रन करने का वो चेक करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक गैप दे देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। चलिए इसको हम सेव करते हैं और अब हमको प्रिंट सबसे पहले करवा के देखना है। मान लीजिए आपको इंटीजर प्रिंट कराना है तो आप ऑब्वियसली यहाँ एज लिख देंगी, ये प्रिंट हो जाएगा आपका जो 55 है। इसी तरीके से शॉर्ट भी प्रिंट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। हमको जो डिफ़र करनी है चीज़ें वो चेक करनी है। ठीक है,
तो मान लीजिए हमने, चलिए आपको एक बार सैलरी को प्रिंट करके दिखा देते हैं। या छोड़िए, आपको सारे ही प्रिंट करके दिखा देते हैं तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग हैबिट भी आपको पड़ेगी इस तरीके से। पहले आप एक बार, मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा चीज़ें प्रिंट करवानी है तो आप इसको एक बार सिंटैक्स को फिक्स कर लिया कीजिए। जैसे आपने सेमीकोलन लगाया हुआ है, सब कुछ सेट है, इसको बार बार कॉपी कीजिए और जितनी भी बार आपको यूज़ करना है नीचे उसको पेस्ट करते जाइए। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अब मान लीजिए हमने सबसे ऊपर एज लिया हुआ है तो एज को प्रिंट करवा लेंगे। देन हमने एज 2 लिया हुआ है, एज 2 को प्रिंट करवाएंगे। देन हमने सैलरी को लिया हुआ है, इसको प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हमने एक कैरेक्टर लिया हुआ है CH, इसको प्रिंट करवाएंगे। देन एक F1 लिया हुआ है, इसको प्रिंट करवाएंगे। अभी के लिए मैं इस F1 को कमेंट करता हूँ। कमेंट दो तरीके से कर सकते हैं आप, ध्यान रखना जब भी आप जावा में कमेंट करेंगे तो एक तो इस तरीके से स्टार, ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। आप चाहें तो उसको यहाँ पर इस कमेंट को इस तरीके से स्टार लगा करके बंद कर सकते हैं। तो इसके बीच में आप जो भी लिखोगे ये कंपाइलेशन का पार्ट नहीं होगा, ये मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है। एक से ज़्यादा लाइन्स में आपने कमेंट किया, यहाँ पर ख़त्म होगा ये लाइन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एंटर करके यहाँ भी कुछ लिख सकते हो, यहाँ भी। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपने लिखा ये सारा मल्टी लाइन कमेंट्स आता है। आप चाहते हो कि सिर्फ एक लाइन कमेंटेड रहे तो आप डबल स्लैश लग के जो भी लिखेंगे ये सारा आपका सिर्फ इस पर्टिकुलर एक लाइन तक कमेंटेड रहेगा, कंपाइलेशन का पार्ट नहीं रहेगा। उसके बाद वो सारा कंपाइलेशन का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ, क्यों करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, और इस F1 को भी मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ, तो ये मैंने कमेंट कर दिया है। ठीक है, बाकी हम ले लेते हैं। D1 हमने ले लिया, देन A हमने ले लिया जो कि बूलियन था। ठीक है, इसको बूल नाम से लिख लेते हैं ताकि हमको याद रहे कि ये, आपको भी ध्यान रखना है। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इस प्रोग्रामिंग के अंदर ध्यान रखना कि आप जो भी वेरिएबल्स के नेम लेते हैं या क्लास के नेम लेते हैं वो आपके क्लास के बिहेवियर को बताने चाहिए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, लेकिन ऐसा होना चाहिए। गुड प्रोग्रामिंग हैबिट है, ताकि आपको, जैसे ए है, इसे देख करके मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मैंने इसका नाम बूल रखा तो एक मुझे हिंट है देखते ही कि ये बूलियन टाइप है। तो आप इसको थोड़ा सा अपनी प्रोग्रामिंग हैबिट में लेके आइए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास में चीज़ें निकल के आती हैं। अब एक बार हम इसको थोड़ा सा कंपाइल करके देखते हैं, कुछ एरर वगैरह। और एरर से आपको डरना नहीं है कभी भी, क्योंकि आप एरर आएंगी तभी सीखेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं सीखेंगे। तो आप अपनी गलतियाँ यहीं पर करके देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको इंटरव्यू के टाइम में फिर ये प्रॉब्लम ना आए। राइट, सो अब यहाँ हमने फाइल का नाम लिखा है लिटरल एग्जाम्पल्स, लिटरल्स एग्जाम्पल्स। अब देखिए यहाँ पर फाइल का नाम क्या था, hello1। तो सबसे पहले फाइल का नाम चेंज करना है। आप तो ऑब्वियसली बात है अभी कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, तो आपका नाम तो यही होगा। तो ये लिटरल्स एग्जाम्पल्स नाम से ये फाइल होगी। इसको आप सेव कीजिए। इसके बाद आप इसको जावा सी, ठीक है, फाइल का नाम लिखेंगे, क्या है, लिटरल्स एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये आपने फाइल का नाम लिखा। देन आप कंपाइल कर रहे हैं तो इसका एक्सटेंशन भी देंगे। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है प्रोग्राम, कोई एरर नहीं आई है इसका मतलब। और एरर नहीं आती तो हमको कम सीखने को मिलता है, मेरा मानना ये है पर्सनली। अगर एरर आती है तो आपको कुछ दो नई चीज़ें सीखने को मिलता है। तो एरर आनी ही चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, और आपकी आएंगी भी जब आप करोगे। हमको करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो अभी नहीं आएंगी इतनी। चलिए, तो आउटपुट क्या निकल के आता है ये देखने वाली चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले 55 आया, कोई दिक्कत नहीं है। 22 आया, यहाँ पर 22 है, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी हमने पूरी दी, पूरी आ गई। कैरेक्टर ए हमने प्रिंट कराया, ए आ गया। आपने डबल प्रिंट कराया, 5.33 आ गया। और बूलियन में आपने ट्रू डाला हुआ था तो ट्रू जो है वो लिख करके आ गया। इसका मतलब
डेटा टाइप्स हमने सारे देख लिए हैं। अब हमको क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है इसको अनकमेंट करते हैं, फ्लोट वाला। यही इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आपको इंटरव्यूज़ में पूछा भी जाता है। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम इसको, जब आप अप और डाउन एरो कीज़ को कभी भी यूज़ करते हैं तो जो पुरानी आपने इसमें लिखी होती है कमांड वो आ जाती है, जावा सी लिटरल एग्जाम्पल्स डॉट जावा। ठीक है, अब देखिए क्या एरर आ रही है जो आपको सीखना है। एरर क्या आ रही है, इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। मतलब क्या है कि ये आपका एरर है कि आपने डबल को फ्लोट में डाला है, जो कि जावा अलाउ नहीं करता है। इसको लॉसी कन्वर्जन बोलते हैं, इसमें डेटा का लॉस होने का चांसेस रहता है, तो जावा इसको अलाउ नहीं करती है। मतलब एक बड़े डेटा टाइप को आप छोटे डेटा टाइप में नहीं डाल सकते हैं जब आप जावा की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट रियल नंबर्स को, जैसे 5.6 है, जावा डबल मानती है, फ्लोट नहीं मानती है। ये बहुत ध्यान रखनी है आपको बात। तो अगर मुझे इसकी एरर ठीक करनी है तो मुझे यहाँ पर f लिखना पड़ेगा, इससे आपका ये फ्लोट कंपाइलर इसको मान लेगा। अब एक बार करके देखते हैं, इसको कंपाइल किया हमने, कोई एरर नहीं आई है। इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए आपके पास में वैल्यू 5.6 आ गई है, जो कि फ्लोट में हमने दी हुई थी। तो ये आई थिंक आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर अबाउट डेटा टाइप्स, किस तरीके से काम करते हैं, क्या डबल है क्या फ्लोट है। तो ये एरर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको कई बार, जैसे टाइप कास्टिंग की है उसकी भी बात करेंगे, तो वो कई बार आपको इस तरीके से भी लिखने को मिल जाता है कि जैसे मान लीजिए आपको मैं यहाँ पर फ्लोट है 5.6 और मैंने f लगाया हुआ है, मान लीजिए मुझे इसे इंट में कन्वर्ट करना है, तो टाइप कास्टिंग जैसे होती है यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसका टाइप मान लीजिए आपको इंटीजर में ही सेव करना है। ठीक है, इंट f1 इज इक्वल्स टू इंट 5.6। अब ये इस डबल वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करके टाइप कास्ट कर देगा। तो इस तरीके से भी आप टाइप कास्टिंग करके चीज़ों को कर सकते हैं जब आप बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, देखिए लॉस हो जाएगा डेटा का। राइट, अब आपको 5.6 नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है, जबकि वैल्यू है 5.6, बस इंटीजर 5 होता है तो ये 5 ही लेगा। तो इसका मतलब जब आप टाइप कास्टिंग कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली लिख करके, तो इसका मतलब आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि भैया मुझे इसका इंटीजर पार्ट ही चाहिए। तो ये लॉस नहीं हुआ, ये इंटेंशनल कोई आप काम करना चाह रहे हैं तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस तरीके से। ठीक है, बाकी इसके आप चीज़ें खुद से करके चेक करना। ठीक है, तो आई थिंक हमने काफ़ी आज डिस्कशन कर लिया है, ये सब आप लोग करके देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे की चीज़ें, क्लासेस बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना और उनको अलग अलग चीज़ों से करना, वो सब हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।